वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके बीच में फिजिक्स से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि असली चुंबकत्व की पहचान किस तरह से होती है। जो एक चुंबक होता है, एक असली जो चुंबक होता है, अगर उसकी पहचान करनी हो तो किस तरह से की जाती है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चुंबक की दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। एक कि मैग्नेट को अगर हम दो मैग्नेट अगर हम अपने हाथ में लें और दोनों में अगर विकर्षण होता है, ठीक है, अगर दोनों में विकर्षण होता है, विकर्षण का मतलब हो गया, हमने बहुत ही डिटेल से आपको बताया। अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो पिछले वीडियो में आप जाके देखिए, आई बटन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। दो चुंबक को अगर हम साथ में लेते हैं, अगर दोनों चुंबक एक दूसरे को दूसरी ओर ढकेलते हैं तो वो विकर्षण हो गया और एक दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है जिसको आकर्षण कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों चुंबक में से किसी एक चुंबक को हम अगर पलट देते हैं और दोनों चुंबक एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो उसको आकर्षण कहते हैं। तो असली चुंबक की यही पहचान है कि उसमें जो है चुंबकत्व की जो पहचान होगी वह आकर्षण और विकर्षण उसमें पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। यही हमारा चुंबकत्व की पहचान है, यही हमारे असली चुंबक की पहचान है। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण और विकर्षण। ठीक है, असली चुंबक की क्या पहचान होती है? आकर्षण और विकर्षण उसमें पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कार्बन डेटिंग 14। ठीक है, कार्बन डेटिंग 14 क्या होता है? जो कार्बन डेटिंग जब 14 जिसको हम सुनते हैं अधिकतर कि इसका उपयोग किस विधि में किया जाता है, यही हमारा पॉइंट है। जो हमारा प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग जो 14 है का उपयोग मुख्यतः कहां पे होता है? इसका जो मुख्यतः उपयोग होता है वह जीवाश्मों के अध्ययन और प्राचीन पादप का ज्ञान करने के लिए। ठीक है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो होता है, जो कार्बन 14 का जो उपयोग होता है वह जीवाश्मों के अध्ययन और प्राचीन पादप को ज्ञात करने में, प्राचीन पादप को ज्ञात करने में। ठीक है, कार्बन डेटिंग जो 14 जो पद्धति है उसका मुख्यतः उपयोग जो होता है वह जीवाश्मों के अध्ययन और प्राचीन पादप की आयु ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ ही साथ हम अपने अगले पॉइंट की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग कहां पे होता है? यहाँ पे हमने देखा कार्बन डेटिंग जो 14 है इसका उपयोग जीवाश्मों के अध्ययन और प्राचीन पादप को आयु ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह यूरेनियम जो डेटिंग है इसका प्रयोग कहां पे होता है? तो यह पुरानी चट्टानों को ज्ञात करने के लिए और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया पुरानी चट्टानें और पृथ्वी की आयु। ठीक है, पृथ्वी की अगर आयु ज्ञात करनी हुई तो हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ जो पुरानी चट्टानें अगर उसकी आयु ज्ञात करनी हो तो यूरेनियम डेटिंग की पद्धति से हम उसकी आयु को ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक्सरे, जो एक्स किरणें होती हैं जिसको अंग्रेजी में हम एक्सरेज बोलते हैं, उसकी खोज कब और किसने की थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पिछले साइंस के वीडियोज में हमने इसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बताया। अगर वो वीडियोज आप ना देखे हो तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप वहां पे जाके इस वीडियो को बहुत ही विस्तृत तरीके से देख सकते हैं। अब हम इस पॉइंट की ओर आगे आते हैं कि एक्स किरणों की खोज कब और किसने की थी? तो इसका जवाब है 1895 ईस्वी में एक्सरे किरणों की खोज हुई थी और इसके खोजकर्ता कौन है? उनका नाम है रॉन्टजन। ठीक है, ये हो गया एक्स किरणों की खोज कब हुई थी? 1895 ईस्वी में और इसके खोजकर्ता कौन है? रॉन्टजन। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरे किरणों की खोज कब और किसने की? तो इसका जवाब है रॉन्टजन ने की और कब हुआ था? 1895 ईस्वी में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। जो हमारा परमाणु बम होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसका जो सिस्टम होता है कार्य करने के बाद किस पद्धति के अंतर्गत वह कार्य करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है हमारा परमाणु बम का सिद्धांत जो है वह नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन।
नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो तरह की क्रियाएं होती हैं। इस वीडियो में आपको दोनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हम दोनों का डाउट आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले ये पॉइंट आप समझने का प्रयास करें कि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत वाहक बल। प्रश्न को आप समझें, विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से होता है। ये हमारा जो प्रश्न है कि विद्युत वाहक जो बल होता है वह विभवांतर से, दो तरह के यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। ऑप्शन में आपको विभवांतर से कम भी देखने को मिलता है, और एक और ऑप्शन मिलेगा कि सामान्य होता है, मतलब ना तो कम होगा ना तो अधिक होगा, और चौथा होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, विद्युत बल वाहक का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक ही होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस प्रश्न को नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो हम आपको बता दें कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रियाओं के नियंत्रण के लिए किन क्षणों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न को आप सबसे पहले अच्छी तरह से समझें कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रियाओं के नियंत्रण के लिए किन क्षणों का प्रयोग किया जाता है। इनमें जो क्षणों का इस्तेमाल होता है वह कैडियम या बोरान की क्षणों का इस्तेमाल होता है, कैडियम या बोरान। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रियाओं के नियंत्रण के लिए किन क्षणों का प्रयोग किया जाता है, तो कैडियम का प्रयोग होता है या उसमें बोरान की क्षणों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें न्यूट्रॉनों की गति, जो न्यूट्रॉनों की गति होती है वह बहुत ही तीव्र अवस्था में होती है, तो इस गति को धीमा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट, ठीक है, भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए। ठीक है, प्रश्न को हम एक बार फिर से आपको पढ़ के बता दें और प्रश्न को आप समझें। जो हमारे यहाँ प्रश्न है हमसे कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है, हाइड्रोजन बम का जो कार्य है वह किस पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो तरह के बम हमने पढ़े, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। परमाणु बम ने हमने देखा कि परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। जो परमाणु बम होता है, जो इसका कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, जो इसका सिस्टम होता है कार्य करने का, वो नाभिकीय विखंडन के आधार पर यह कार्य करता है। और जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका सिंपल सा जवाब है नाभिकीय संलयन पे यह कार्य करता है। देखिए दो चीजें हैं, परमाणु बम आप क्लियर है, परमाणु बम जो हमारा होता है वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। इसको आप अपने माइंड में सेट करिए कि जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, परमाणु जो बम होगा वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करेगा, और जो हाइड्रोजन बम होगा वह नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, मेरे हिसाब से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर दें कि परमाणु बम हमेशा जो है नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, और जो हाइड्रोजन बम है वह नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन ही इसका मुख्य स्रोत होता है ऊर्जा का। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है एक्स किरणों का, जिसे हम एक्स रेज बोलते हैं। एक्स किरणों का प्रयोग मुख्यतः कहाँ कहाँ पे होता है। जो एक्स किरणें होती हैं इसका मुख्यतः उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि यांत्रिकी, उद्योग, कला अनुसंधान और चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डियों के टूटा होने का ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहां पे हम बता दें यांत्रिकी में
यांत्रिकी में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, अनुसंधानों में, और चिकित्सा में कहाँ पे इसका प्रयोग होता है? टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए, टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सरे किरणों का प्रयोग मुख्यतः कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए उपयोग तो कई जगह पे होता है, लेकिन जो मुख्य इसका उपयोग होता है हम आपको बता दें कि अनुसंधान में इसका प्रयोग होता है, यांत्रिकी में इसका प्रयोग होता है, और चिकित्सा में हड्डियों के जो हड्डियां जब हमारी टूट जाती हैं तो उसको ज्ञात करने के लिए हम एक्सरेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग इलाज में किस जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है? जो हमारा कोबाल्ट 60 होता है उसका इलाज में हम किस तरह से प्रयोग करते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कौन से रोग में उपचार के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका जवाब है कैंसर के रोग में। ठीक है, ये हमारा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके इलाज में होता है? तो इसका जवाब हो गया हमारा कैंसर। ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चाय बनाने के लिए, ठीक है, प्रश्न को आप समझिए कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में किस विधि द्वारा पानी गर्म होता है? यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब शायद आपको पता होगा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में किस विधि द्वारा पानी गर्म होता है? तो इसका जवाब है कि संवहन के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में किस विधि द्वारा पानी गर्म होता है? तो संवहन विधि के द्वारा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सदैव किस दिशा में दिखाई देगा? प्रश्न को सिर्फ आप समझें, प्रश्न बहुत ही सिंपल है, सिर्फ प्रश्न को समझे कि हमसे कह क्या रहा है। सबसे पहले आप ये समझे कि जैसे सूर्य अगर पूरब दिशा में है तो इंद्रधनुष क्या होता है? वह ठीक उसके विपरीत बनेगा। मेरे कहने का मतलब है अगर सूर्य पूरब दिशा में है तो इंद्रधनुष हमारा पश्चिम दिशा में बनेगा, और अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है तो जो इंद्रधनुष बनेगा वह हमेशा हमारा पूर्व दिशा में बनेगा। तो एक सिंपल सा आंसर यहाँ पे हम ये दे सकते हैं कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत ही बनेगा। ठीक है, इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत बनता है, सूर्य के ठीक विपरीत। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी कि सूर्य जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो वो सूर्य के ठीक विपरीत बनेगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो ट्यूबलाइट में पारे के साथ कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए ट्यूबलाइट में दो तरह की गैसें भरी जाती हैं। एक तो होता है कि पारे के साथ जब ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है तो वह कौन सी गैस होती है, और ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपको इस प्रश्न में दो तरह के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ट्यूबलाइट में पारे के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका जवाब है इसमें आर्गन के साथ पारे को भरा जाता है। ठीक है, ट्यूबलाइट में पारे के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका जवाब हो गया आर्गन। लेकिन जो ट्यूबलाइट में जो मुख्यतः गैस भरी जाती है वह कौन सी गैस होती है? तो इसका जवाब है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ट्यूबलाइट में पारे के साथ आर्गन भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका जवाब है उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। चुंबक मुख्यतः किससे बनाए जाते हैं? जो हमारा मैग्नेट होता है, जो हमारा चुंबक होता है, वो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? उसका निर्माण किस तत्व के द्वारा बनाया जाता है, किस पदार्थ को मिलाने से बनाया जाता है? तो इसका जवाब है इस्पात एवं लोहा। इस्पात और लोहा। ठीक है, चुंबक मुख्यतः किससे बनाए जाते हैं? इस्पात और लोहे से। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहां पर बनाया गया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर पूरे विश्व में कहां पे बनाया गया था? तो इसका जवाब है शिकागो में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है वह कहाँ बनाया गया था? शिकागो में। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है। जो हमारा गुरुत्व त्वरण होता है उसमें जी का मान क्या होता है? यह है हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। गुरुत्व त्वरण जी का मान
क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ध्रुवों पर जी का मान होता है और साथ ही साथ विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा। यह हमारा प्रश्न है। प्रश्न को आप समझिए कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है। तो ध्रुवों पर जी का मान जो होता है वह महत्तम होता है, मतलब वह सर्वाधिक होता है, और इसके साथ ही साथ विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये दो तरह के प्रश्न है। इस प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें कि ध्रुवों पर जी का मान हमेशा महत्तम होगा, मतलब सर्वाधिक होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना होगा, और विषुवत रेखा पर जी का मान हमेशा न्यूनतम होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को आप समझें कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, तो वह सदैव शून्य होता है। जब भी केंद्र की बात होगी, पृथ्वी के केंद्र पर जब भी जी का मान निकाला जाएगा तो वह सदैव शून्य होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जलपृष्ठ पर तरंगे होती हैं। जो जलपृष्ठ पर तरंगे होती हैं वह किस तरह की होती हैं, और जलपृष्ठ पर तरंगे जो होगी वह ऊर्जा का वाहक होंगी। ऊर्जा का वाहक। ठीक है, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जलपृष्ठ पर तरंगे होती हैं वह ऊर्जा का वाहक होते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि केल्विन मापक्रम का शून्य होता है। जैसे केल्विन मापक्रम का जो शून्य होता है वह किस डिग्री पे होता है, जिसका जवाब है हमारा -273 अंश सेल्सियस। ठीक है, केल्विन मापक्रम का शून्य कब माना जाएगा, जब वो -273 डिग्री पे होगा तब। ठीक है, अंश सेल्सियस में। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि सूर्य एक गैसीय गोला है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सूर्य क्या है, गैसीय गोला है। इसमें 3 तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे कि आपको ऑप्शन में 3 तरह के मिलेंगे, जैसे ABCD 4 में बना के दिया रहेगा, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है और हीलियम की मात्रा कितनी होती है और अन्य तत्वों का कितना % होता है। तो ये सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन हमारा होता है 71%। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन जो हमारा होगा वह 71% होता है और जो हीलियम होता है वह 26.5% होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो अन्य तत्व आएंगे वह 2.5%। ठीक है, हम इसको एक बार फिर से आपको समझा दें कि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है और अन्य तत्व हमारा 2.5% होते हैं। इसके बाद हम इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे कि हम घरों में देखते हैं कि हर घर में लगभग वॉशिंग मशीन देखने को मिलता है, तो एक सिस्टम होता है कि वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि वॉशिंग मशीन जो होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ठीक है, वॉशिंग मशीन हमारी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। तो उम्मीद है कि यह छोटा सा जो वीडियो का सेशन है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है इसको भी हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।